हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी साइंस का, ठीक है। और हमने इसमें एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है और ये आज हमारा है अध्याय नंबर 2, ठीक है। और अध्याय नंबर 2 में हम पढ़ने वाले जो टॉपिक का नाम है हमारा वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जो है थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और आज पूरा एनसीईआरटी बेस ही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि एनसीईआरटी ने सारा चीज कहा है वो सारी चीजें हम देखते चलेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जल्दी चलते हैं हम लोग वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए क्या है अम्ल और क्षार क्या होता है, ठीक है। तो अम्ल पहले बता दूं मैं आपको कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है जो स्वाद में खट्टा हो, क्या हो, जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक है ना। स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में खट्टा हो। और सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, नीले, ठीक है ना, नीले लिटमस को क्या करता है, ये लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है। यानी बस आपको ये नॉर्मल से जानना है कि अम्ल जो होता है उसका स्वाद में वो खट्टा होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, वो लाल कर देते हैं, ठीक है। तो जरा सा आप एक ट्रिक भी याद रखिएगा कि अम्ल में क्या होता है, ल आ रहा है, यानी वो नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा, ठीक है ना। ये आप इसको याद रखिएगा अम्ल में, ठीक है ना। पहला ये और दूसरा आपको ये याद रखना है, ठीक है। बस ये आप दो चीज याद रखिएगा, आपको अम्ल की परिभाषा याद रहेगी। तो अम्ल की परिभाषा में आप क्या लिखिएगा कि ये जो स्वाद में अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, वो लाल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्षारक की, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा एक चीज, क्षारक और क्षार दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। क्षारक और क्षार, कभी कभी कंफ्यूजन में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्षारक और क्षार एक ही समझ करके कहीं उसका यूज कर देते हैं, लेकिन ये गलत चीज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको क्षारक की परिभाषा बताता हूँ, फिर क्षार और क्षारक के बीच का अंतर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम बात करते हैं क्षारक की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, क्षारक की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा भी आप याद रखिएगा। ये स्वाद में क्या होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है ना, कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, पहला और दूसरा ये क्या होता है आपका लाल लिटमस को, ठीक है ना, क्योंकि नीले लिटमस को लाल कौन कर रहा है, अम्ल कर रहा है ना। ये क्या कर देंगे, लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे, ठीक ना। लिटमस को क्या कर देंगे, ये नीला कर देंगे। बस बात याद आई। यानी कि क्या हो गया, जो अम्ल होता है वो स्वाद में तो खट्टे होते हैं, लेकिन नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देते हैं। अब हम क्षारक की बात करेंगे तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बहुत सारे कंपटीशन के एग्जामों में भी ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि अम्ल जो होता है वो लिटमस पेपर को क्या करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लाल लिखिएगा और यहाँ पे लाल लिटमस को ये नीला में चेंज कर देता है, ठीक है। अब एक चीज और जानिएगा, आप कुछ ऐसे भी लिटमस होते हैं जो उदासीन होते हैं, ठीक है। न ही वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, न ही वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। उनका कलर कैसा होता है, वो बैगनी कलर के होते हैं, ठीक है। या फिर आपको कहीं भी ऐसा लिटमस मिल जाए जो बैगनी कलर का हो, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा लिटमस मिले जो कैसा हो, बैगनी लिटमस, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे, बैगनी क्या है, लिटमस है, ठीक ना। लिटमस, बैगनी लिटमस क्या है, लिटमस का विलियन कह सकते हैं। बैगनी लिटमस का विलियन अगर है आपका, ठीक है ना, बैगनी लिटमस का क्या है आपका, विलियन है ना, विलियन है। तो ये जानते हैं क्या है, ये न ही क्या है, न ही अम्लीय है, ठीक है, न ही क्या है, न अम्लीय है और न ही क्या है आपका क्षारीय है, न ही क्या है आपका, यहाँ पे ये क्षारीय है, ठीक है ना। और जब बताइए न ही अम्लीय है न ही क्षारीय है, आखिर है क्या, ये आखिर है क्या, ये क्या है, ये आपका उदासीन है। क्या है आपका, उदासीन है, ठीक है। इतना बात आप याद रखिएगा। तो क्या हम लोग ने आज सीखा, हमने सीखा कि अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को वो लाल कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्षारक क्या होता है, क्षारक होता है स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। उदासीन लिटमस विलन भी होता है आपका, जो बैगनी कलर का होता है, ठीक है ना। वो नहीं अम्लीय होते, नहीं क्षारीय होते, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के बीच का अंतर, ठीक है ना। बहुत सारे बंधु जो हमारे हैं वो थोड़ा सा गलत कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच अंतर क्या है। देखिए अम्ल और क्षार
नहीं, क्षारक और क्षार के बीच में, ठीक है ना, क्षारक और क्षार। देखिए यहाँ पे क्षारक और क्या है, क्षार, यहाँ पे लिखेगा क्षार, ठीक है ना। इनमें एक विशेष अंतर होता है। एक विशेष अंतर क्या होता है, हम बहुत जगह आपने सुना होगा कि प्रत्येक क्षार जो होता है ना, प्रत्येक क्षार तो क्षारक होता है, लेकिन प्रत्येक क्षारक कभी क्षार नहीं होता है। प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि क्षारक और क्षार, क्षार वह कहलाते हैं जो जल में क्या हो, ऐसा क्षारक, ऐसा क्षारक। इन क्षारकों में ना, देखिए यहाँ पे ये जो क्षारक है ना, इनमें दो प्रकार के क्या है आपके क्षारक है। कैसा? एक क्षारक होगा क्या, जो जल में विलेय होगा। क्या होगा? जल में विलेय है, ठीक है ना, विलेय है। और यहाँ पे एक क्षारक होगा आपका जो जल में विलेय नहीं होगा। क्या होगा? जल में विलेय नहीं होगा, ठीक है ना, विलेय नहीं होगा। अब जरा एक बात बताइए, जो जल में विलेय है उसको तुम क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं क्षार। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कह देते हैं क्षार। लेकिन जो जल में विलेय नहीं है उसको हम क्षारक ही कहते हैं, क्षार नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आपको क्या पता चला? आपको यहां से पता चला कि क्षारक के अंदर ही तो क्षार है, इसलिए कि प्रत्येक क्षारक क्षार तो होता ही है, लेकिन प्रत्येक क्षार क्षार नहीं होता है। क्या प्रत्येक जल में घुलने वाला चीज क्या क्षारक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां देखिएगा कि क्या कह रहा है वो, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रत्येक क्षार जो है, थोड़ा समझिएगा, प्रत्येक क्षार जो है वो क्षारक तो होता है, प्रत्येक क्षार क्षारक होता है, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ना भाषाओं का यहाँ पे मेल जोल हो जाता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है ना। यानी जरा देखिएगा, ये जो क्षार है इस क्षारक के अंदर ही का है ना, तो जितने क्षार हैं वो क्षारक के ही तो पार्ट हैं। तो यानी क्या कर सकते हैं, जो पूरे क्षार हैं वो क्षारक के पार्ट हैं। लेकिन क्या सभी क्षारक क्षार है क्या? नहीं ना, कुछ क्षार है, कुछ क्या है, क्षार है, तो कुछ क्षार नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, कुछ क्षार है तो कुछ क्षार नहीं है। प्रत्येक क्षारक जो होता है क्षार नहीं होता है, ठीक है। यहां भी नहीं है, क्योंकि कुछ उसमें से क्या है, क्षारक नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसको आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं कि आखिर आगे क्या दिया गया है, ठीक है ना। और मैंने आपको लिटमस के बारे में बता ही दिया है, ठीक है, कि अम्ल की प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है, आपने ये अच्छी तरह से जान लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आगे हम देखते हैं कि अम्ल एवं, ठीक है ना, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक में रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, अम्ल एवं क्षारक में रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए अम्ल एवं क्षारक में रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर अम्ल धातु के साथ, क्योंकि बहुत सारे अभिक्रिया हैं तो हम उनके बारे में जान लेंगे, ठीक है ना। अगर देखिए क्या है, अम्ल कभी क्या है धातु के साथ क्रिया करेगा, कभी जो है क्षार भी क्या होता है धातु के साथ क्रिया करता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही कम चांस में ऐसा होता है कि क्षार जो होता है धातु से क्रिया करता है। जरा चलिए हम देखते हैं पहले अम्ल के बारे में, ठीक है ना। अम्ल क्या करता है, चूंकि देखिए यहाँ पे अम्ल, ठीक है ना, अगर धातु के साथ क्रिया करेगा, ठीक है ना, धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा लवण, ठीक है ना, वो बनाएगा लवण और बनाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा वो, ठीक है ना। क्या होगा, उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जरा देखिएगा यहाँ पे अम्ल धातु के साथ क्रिया कर रहा है, लवण बनता है और हाइड्रोजन बनता है। आपसे कोई भी पूछे, आपके एग्जाम में भी आए कि अम्लों की रासायनिक प्रकृति के बारे में आपको अगर पूछा जाए कि अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो आप सीधे लिखेंगे अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है, ठीक है ना। आइए हम लोग जरा देखते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा उदाहरण के रूप में लेते हैं कि अम्ल जो है हमारा, मान लेते हैं H2SO4 है, ठीक है ना, और धातु कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी का मतलब चलिए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि Mg हो गया आपका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो यहां जरा देखिएगा ये जो अम्ल है ना धातु के साथ क्रिया कर रहा है, धातु के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे MgSO4, ठीक है ना, और क्या बचा आपका, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। बात समझ में आई। यानी अगर अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कब मिलती है, जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। लेकिन कुछ रेयर केस में क्या होता है ना, अपवाद टाइप का मान सकते हैं आप, कि क्षारकों में भी क्या होता है ऐसा, कुछ ऐसे क्षारक हैं जिनका आप धातु के साथ क्रिया कराते हैं ना, तो वहां भी हाइड्रोजन गैस निकलती है।
कुछ ही कंडीशन में, सारे कंडीशन में नहीं, ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। लेकिन अम्ल में सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि अम्ल की क्रिया अगर आप क्या कराएंगे, धातु के साथ कराएंगे, तो वहां पे लवण और आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, थोड़ा सा क्षार के बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर क्षार अगर धातु के साथ क्रिया करती है तब क्या निकालती है, ठीक है ना। देखिए ये अपवाद ही है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। अगर मैं यहाँ पे जिंक के साथ इसकी क्रिया कराऊं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ क्रिया कराऊं, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा आपका जिंक, ठीक है ना, ZnOH, ठीक है ना, ZnOH का ट्वाइस यहाँ पे, ठीक है ना। ये निकला कि नहीं निकला, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ना अभिक्रिया यहाँ पे होगी, एक मिनट रुकिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ना आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका Zn, हाँ Na है ना आपका, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा Na2Zn, ठीक है ना, O2 हो जाएगा, ठीक है ना, ZnO2 हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपवाद एक्सेप्शन होती हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है, कोई भी जो क्षारक है ना, कोई भी क्षारक धातु के साथ क्रिया करके हर कंडीशन में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, ठीक है ना। सिर्फ कुछ ही ऐसे क्षारक हैं जो क्या करते हैं, धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आपको जो है यहाँ पे अम्ल के बारे में ज्यादातर आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने ये दे रखा था, तो मैंने आपको ये बता दिया है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि अब देखिए धातु अम्ल और क्षार का क्या होगा ना, अम्ल और क्षार का क्या करेंगे कि यहाँ पे धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट से वहां पे क्रिया करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, धातु के कार्बोनेट, ठीक है, धातु के कार्बोनेट और धातु के कार्बोनेट और क्या है, धातु के बाइकार्बोनेट, यानी जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट कोई बात नहीं है, धातु के हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, की जो क्रिया है ना, हाइड्रोजन कार्बन की जो क्रिया अम्ल के साथ कराने पे क्या होता है, ठीक है ना, अम्ल के साथ क्रिया, ठीक है ना, अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्या होगा आपका क्रिया, क्या होगा जरा देखते हैं, ठीक है ना। आइए, जब कोई भी धातु का कार्बोनेट, ठीक है ना, कोई भी धातु का कार्बोनेट का अगर हम क्या करेंगे, अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या निकलता है, आइए हम उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, धातु कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का अगर हम क्या करते हैं 2HCl के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे ना, 2HCl के साथ क्रिया कराएंगे, क्योंकि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, लवण निकलेगा, ठीक है ना, यानी कि 2NaCl निकलेगा, और क्या निकलेगा आपका जल निकलेगा, और निकलेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब देखिएगा यहाँ पे इत्मीनान सोचना है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जिसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या आपको बता रहा हूँ, धातु कार्बोनेट के साथ, ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल क्रिया कर रहा है तो क्या मिल रहा है आपको, लवण मिलता है, जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है ना, लवण मिलता है, जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब जरा हम क्या करेंगे, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु के बाइकार्बोनेट के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे अम्ल का, तो देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि हमने क्या किया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, क्या मिलता है, फिर से वही मिलता है NaCl प्लस क्या मिलता है आपका H2O प्लस CO2, देख रहे हैं ना। यानी कि यहां भी क्या हो रहा है, अगर आपने अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपने कराया तो आपको देखने को मिलता है क्या, कि आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या है आपको HCl, ये क्या है धातु का कार्बोनेट है ना, और ये क्या है आपका अम्ल है, HCl क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। HCl जब हमने मिलाया तो क्या निकला, यहाँ पे लवण निकलता है, ठीक है ना, ये NaCl क्या है आपका लवण है, ठीक है ना, लवण निकला, और आपका क्या निकला, यहाँ पे आपका निकल के आएगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार हमने क्या किया, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हमने क्रिया कराया अम्ल के साथ तो क्या निकलता है, यहाँ पे आपका यहाँ फिर से लवण निकलता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है आपका H2O और ये है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने यहाँ भी ये भी देख लिया कि हाँ,
अगर कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अगर क्रिया करती है अम्ल के साथ, तो क्या निकलता है? लवण मिलता है, जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे तो वहां पे जब भी आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछे तो ये सारा चीज आपको लिख देंगे वहां पे, और इन्हीं अभिक्रिया के बारे में जब थोड़ा सा लिख करके ना थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को लॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, जब भी आप केमिस्ट्री में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो वहां पे आपको समीकरण जरूर डालना होता है। ठीक है ना, अगर आप समीकरण डालते हैं तो आपका जो एक उत्तर का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं जरा आगे क्योंकि जो है ना मैं सोचता हूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूं इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज बेसिक का पूरा देखने के बाद जो पीएच वाला सेक्शन है वो हम कल देख लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा बड़ा बना दूं। ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, मैं चाहता हूं वीडियो छोटा रहे और आप लोग आसानी से देख लें। ठीक है ना, चलिए अब क्या है ना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बारे में जरा देखते हैं। ठीक है ना, अम्ल और क्षार, ठीक है ना, क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की क्या है? अभिक्रिया है। ठीक है, जरा इनके बारे में देखते हैं। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनता है आपका? ठीक है ना, तब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, बहुत ही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षारक की जब क्रिया होती है ना, यानी कि अम्ल इधर मिला और आपका एक क्षारक मिल गया। ठीक है ना, क्षारक मिल करके क्या बनाए? लवण बनाते हैं। ठीक है ना, लवण बनाए और यहाँ पे जल निकल गया। ठीक है ना, जैसे कि NaCl प्लस, ठीक है, क्षारक आपका क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सॉरी NaCl अम्ल नहीं है, ये लवण है। ठीक है ना, यहाँ पे HCl ले लेता हूं, HCl की तुलना में क्या है ना NaCl लिखा गया। ठीक है, यानी HCl और क्या है आपका NaOH, ये क्या है? ये आपका क्षार है और ये आपका क्या है? अम्ल है। ये क्या है? आपका अम्ल है और ये है आपका क्षार। ठीक है, तो मिला क्या हमें क्या मिला? लवण मिलेगा, क्योंकि ये जो सोडियम है क्लोरीन के साथ मिल जाएगा जाकर के, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, और यहां से ये H निकला और यहाँ पे OH बचा हुआ है। ठीक है ना, ये मिलकर के क्या बना लिए? आपका H2O बना लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या? लवण। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? लवण होता है, जिससे हम नमक भी बोलते हैं। ठीक है ना, नमक का सूत्र भी कहते हैं। तो क्या हो जाता है? ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि यहाँ पे अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या निकालते हैं? लवण निकालते हैं और जल मिलता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में क्या निकलता है, तो आप वहां भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। लिखने के बाद सारा आप एक बार डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो आपका अम्ल HCl है उसके साथ हमने क्षार क्या मिलाया? NaOH मिलाया, तो हमें क्या मिलता है? एक लवण मिलता है जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, और उसके बाद हमें एक जल भी प्राप्त होता है। ठीक है ना, आइए अब जरा हम आगे चर्चा करते हैं कि अम्लों के साथ धातुओं के ऑक्साइड की क्रिया होती है तब क्या बनता है। ठीक है ना, धातुओं के ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए यहाँ पे अम्लों के साथ, ठीक है ना, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, ठीक है ना, धात्विक, ठीक है ना, एक मिनट ठीक ना, धात्विक, ठीक ना, ऑक्साइड, ठीक ना, ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है ना, अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, अम्लों के साथ अगर धात्विक ऑक्साइड क्या है, जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्रिया अगर हम क्या कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं। ठीक है ना, HCl के साथ कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है ना, तो हमें क्या निकलता है, यहाँ पे क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जरा ध्यान सुनिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया अगर हम क्या कराएंगे, अम्ल के साथ कराएंगे, क्योंकि ये क्या है, धातु का ऑक्साइड है। क्या है आपका, ये धातु का ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ठीक ना, ऑक्साइड धातु का ये क्या है, ऑक्साइड है, और ये क्या है आपका, ये अम्ल है, और ये निकलता क्या है आपका, निकलता क्या है जरा बताइए, यहां से ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहां से MgCl निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना, तो MgCl2 निकलेगा, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा आपका H2O निकलेगा, जल निकल देगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब भी क्या होता है ना, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करता है ना, तो वहां पे क्या निकलता है, यहाँ पे लवण निकलेगा, यानी कि ये, और यहाँ पे क्या होगा,
H2O, क्योंकि Cl2 होगा, क्योंकि क्या होता है ना Mg पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा Cl2, क्योंकि Mg का जो प्लस 2 चार्ज होता है यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके अंदर ये है कि जो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है तब क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल निकल रहा है। लेकिन क्या ये समीकरण संतुलन में है? मैंने कल आपको समीकरण को संतुलित करने का तरीका बताया था अच्छी तरह से। ठीक है, जरा आप एक बार इसको ध्यान से रखिएगा। क्या है, इधर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा ना, करना नहीं पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 Cl हो गए, यहाँ भी 2 Cl है, यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से था ही, और यहाँ पे अब अभिक्रिया क्या है आपकी, संतुलित है। ठीक है, तो आपका ये जो है ये जब भी आपसे पूछे कि अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर क्रिया क्या होगी, तो आप तुरंत ये क्या करिएगा, इस समीकरण को लिखिएगा और वहां पे आप आंसर को लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, कि जब भी क्या होता है अम्लों के साथ जब धातु के ऑक्साइड की क्रिया होती है तो लवण निकलता है। ठीक है ना, और क्या निकलेगा आपका, लवण निकलने के बाद क्या निकलेगा आपका, जल निकलेगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है कि नहीं? देखिए आप यहाँ पे, तो जब भी धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया होगी क्या होगा, लवण प्लस जल आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब जो है ना, अब थोड़ा सा एक काम करिएगा, हमने अम्ल के साथ तो देख लिया, यहाँ पे अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड की क्रिया देख लिया, लेकिन थोड़ा क्षारक के साथ भी देखें, क्षारक के साथ भी। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्षारक लिख देंगे, बस कुछ ज्यादा नहीं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, क्षारक। क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया देखते हैं। ठीक है ना, चलिए क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका, क्षारक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, और मैं इसकी क्रिया करा दूं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर क्रिया कराता हूं तो क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या मिल जाएगा आपका H2O, जो कि क्या है आपका, लवण है। ठीक है ना, लवण है ना, और ये क्या है आपका, क्षारक है। और इसे कभी कभी आप चूने का पानी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी चूने का पानी भी है। ठीक है ना, इसका नाम हम कभी कभी क्या कहते हैं, चूने का पानी भी है। तो आप आसानी से इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जो अम्ल और क्षार आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, थोड़ा सा उससे आगे है यार। ठीक है ना, और आगे क्या है, अम्ल और क्षार की बेसिक चीजों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अम्लों की प्रकृति के बारे में आपको बताना चाहता है। ठीक है ना, किताब अब कह रहा है कि देखिए अगर आप धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो अम्लों का क्या निकलता है, और उसके ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और एक एक चीज आपको कॉपी पे लिख के चलना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला। ठीक है ना, और आगे हम जो पीएच वाला मान है हमारा, वो सारा पीएच का जो वीडियो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं चैप्टर को क्या करूंगा ना, पूरा चैप्टर खत्म करने के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपको ही परेशानी होगी। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं जरा आगे का। क्योंकि मैं पीएच के बारे में ना थोड़ा सा एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि फिर मैं जब अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा पीएच के बारे में तो हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखिए पीएच होता क्या है, पीएच होता क्या है। ठीक है ना, तो पीएच जो होता है ना, हम लोग क्षार के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, क्या होता है, विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो हम स्केल का यूज करते हैं उसे कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, आज मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, थोड़ा सा आप एक बार पढ़िएगा, फिर मैं कल जो है पूरा चैप्टर जो है ना इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, पीएच मान बताने के साथ जो भी आपके इस चैप्टर में है उसको बताने के साथ पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यानी जो पीएच मान क्या होता है, तो विलयन के अंदर, किसके अंदर, विलयन में, या ऐसे बोल सकते हैं, विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन यानी कि H प्लस की सांद्रता। ठीक है ना, हाइड्रोजन की सांद्रता को जिस स्केल से मापते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन की सांद्रता को जिस स्केल द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि अच्छा बताओ पीएच स्केल क्या होता है, तो आपको सीधा ही आंसर देना है क्या, कि विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पीएच स्केल का हम यूज करते हैं। और पीएच स्केल के बारे में हम डिटेल से जो है कल देखेंगे, और पूरा चैप्टर जो है हम कल इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूंगा आपका, और एग्जाम से पहले तक सारे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि एग्जाम टाइम से पहले बस आप सारा वीडियो देख के जाइएगा और आपके दिमाग में सारा वीडियो रहेगा, और आप जाकर के वहां पे सारा अच्छे से अपना एग्जाम लिख करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।